चलो, देखो अपन ने पिछली क्लास के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि अपन ने ये पढ़ा था कि डिसेंड ऑफ टेस्टिस की हमने बात करी थी कि हम ये बोलते हैं कि जो क्या होता है टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। और बर्थ के लगभग अपन ये बात करते हैं 2 महीने पहले, या फिर ऐसे भी बात कर सकते हो 7th मंथ पे, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि जो आपके एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आते हैं। अब जब स्क्रोटम के अंदर आते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिसेंड ऑफ टेस्टिस। और किसके इन्फ्लुएंस में होता है वो आपके, डिसेंड ऑफ टेस्टिस किसके इन्फ्लुएंस में होता है, किसके, टेस्टोस्टेरोन के। कितना टेस्टोस्टेरोन चाहिए अपने को, 30 नैनोग्राम, नैनोमीटर मत बोलते ना, ठीक है ना, नैनोग्राम होता है, ठीक है भाई, ये चीज होता है। फिर हमने एक चीज ये सीखी थी कि कुछ एनिमल्स या कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस जो रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, कम होता है, तो वो फेवरेबल होता है उसके स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब आज अपन बात करते हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर अपन ये बात करें तो इस चैप्टर की अगर अपन ये बात करते हैं कि ये जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वाला पोर्शन तो पढ़ लिया, यानी इंट्रोडक्टरी के अंदर जो जो चीजें होती है वो चीज पढ़ ली। अब अपन आज स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अपन ये बात करते हैं आज इसके अंदर, आज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ में हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट्रोडक्टरी तो हो गया अपना आज, ठीक है। आज अपन बात करेंगे इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है भाई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात करेंगे। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन ये बात करें तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात करें। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन ये बात करें तो आपने एक चीज सुन रखी होगी, या फिर एक चीज अपन ने आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखी होगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहां पे होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन ये बात करें इसकी जो लोकेशन होती है, ये लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। अगर अपन ये बात करते हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इसके अंदर प्राइमरी और एक होता है इसके अंदर सेकेंडरी, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है भाई। अब आप मेरे को ये बताएं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये जो है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ अगर अपन ये बात करें और क्या काम होता है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो इसका काम होता है सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है। जैसे कि अगर अपन ये बात करें इसका एग्जांपल आता है, जो कि अपन ये बात करते हैं मेल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है भाई। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछा भी गया है कि मेल के अंदर जो उसके अंदर सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। गैमेट का प्रोडक्शन होता है। अगर अपन ये बात करें कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल बताएं मेल के अंदर, तो एग्जाम्पल क्या होता है, या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है मेल के अंदर, वो होते हैं टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस के अंदर की तरफ अगर अपन ये बात करें, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, गैमेट का फॉर्मेशन, सिक्रीशन करता है सेक्स ऑर्गन, सेक्स हार्मोन का जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस के अंदर जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, मेल के अंदर टेस्टिस, और उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर है सबको। चलो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का।
अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने पढ़ा था, ये हेल्प करता है जो भी यूनियन ऑफ गैमेट के अंदर, यानी जो भी चीज होगी, यानी उस गैमेट के अंदर अगर अपन ये बात करें कि उसका मैच्योरेशन करवाना है, या फिर अगर अपन ये बात करते हैं उसको स्टोरेज करना है, या फिर उसको अपन ये बात कर सकते हैं कि उसको प्रोटेक्शन का देने का भी क्या करता है, ये काम करता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनका कुल मिलाकर के काम क्या होता है, अगर इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज, ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, या फिर मैच्योरेशन ऑफ गैमेट भी बोल सकते हैं, फिर मैच्योरेशन ऑफ अपन क्या बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जो आती है यहां पे अगर अपन ये बात करें, सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो आती है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट आती है, ठीक है। अब डक्ट जो होती है कुल मिलाकर के अपन ये बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगी, कुछ डक्ट ऐसी होगी जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी, कुछ डक्ट ऐसी होगी जो क्या करेगी, मैच्योरेशन में भी हेल्प करेगी, और कुछ डक्ट ऐसी होगी जो क्या करेगी, आपके स्टोरेज में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो कुल मिलाकर के जो एसेसरी डक्ट होती है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर ये जो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मैच्योरेशन होता है इसका भी फंक्शन होता है। तो ये अगर अपन ये बात करते हैं तो ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है, दूसरा मैच्योरेशन के अंदर, और तीसरा अगर अपन बात करते हैं आपके स्टोरेज के अंदर। तो डक्ट की अगर अपन ये बात करें तो डक्ट जो होती है इधर कौन कौन सी डक्ट होती है उसको देखो। जैसे कि अगर अपन बात करें एक डक्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। एक डक्ट जो होती है उसको अपन बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं, ठीक है। एक डक्ट जो होती है उसको अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है। एक डक्ट जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं, ठीक है भाई। कौन कौन सी डक्ट होती है, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अंदर जो दूसरा स्ट्रक्चर जो आता है उसको अपन बोलते हैं, जैसे कि यहां पे सेकंड जो आता है वो आते हैं इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स आती है, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो ग्लैंड्स की अगर अपन ये बात करते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ सिक्रीशन होता है। तो इस ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। जो सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसका क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है, या फिर जिसको अपन सेमाइनल प्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ये बात करें कि मेल के पास में तीन ग्लैंड होती है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, अगर अपन ये बात करें एसेसरी ग्लैंड की अगर अपन बात करते हैं तो तीन होती है इसके अंदर। एक होती है सेमाइनल वेसिकल, दूसरी कौन सी होती है, प्रोस्टेट, ठीक है, तीसरी कौन सी होती है, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इस काउपर ग्लैंड का एक और नाम भी है, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या बोलते हैं इसको अपन, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल्स जो होती है, ये तीन तरीके की ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है। चले आगे भाई अपन, हाँ जी, क्या चीज, पेल्विस बोलो पेल्विक बोलो एक ही बात होता है? मेल के पास में नहीं होता पेल्विक? ये जो मतलब जो अपन ये बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्ट जो सिस्टम जो होता है, पेल्विक रीजन जैसे एब्डोमिनल जो कैविटी जो होती है, फिर एब्डोमिनल जो रीजन होता है उसके बाहर की तरफ, और अपन ये बोलते हैं ग्लैंड जो होती है अंदर, तो उस पूरे के पूरे रीजन को ये अपन क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन या फिर पेल्विक रीजन भी अपन बोल सकते हैं। चले आगे, चलो। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें कि यहां पे अपन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जो अपन बात कर रहे थे, ठीक है, उसके अंदर तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहरी जननांग जिसको भी अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर जो सबसे पहला आता है उसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है।
तो स्क्रोटम का काम क्या होता है, टेस्टिस को सपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्या करता है, सपोर्ट टेस्टिस, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है उसको अपन बोलते हैं पेनिस। अब पेनिस जो होता है कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है। कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन के अंदर। इसके बिना अगर अपन ये बात करें, मेल जो अगर अपन गैमेट जो होता है फीमेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर अपन नेचुरली तरीके से अगर अपन बात करें तो पेनिस जो होता है क्या होता है, एक तरीके का कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो कि अगर अपन ये बात करते हैं इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन इंसेमिनेशन। क्या इतनी बात समझ में आई है आपको, क्या क्या चीजें होती है। तो हमने ये देखो यहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन के अंदर, या पेल्विक बोलो पेल्विस बोलो, ठीक है। फिर अगर अपन ये बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है ना, सिक्रीशन करना सेक्स और सेक्स हार्मोन का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर कौन होता है, टेस्टिस होता है, जिसका काम क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है, ये स्पर्म प्रोडक्शन करने का काम करता है। और ये प्राइमरी सेक्स जो ऑर्गन होते हैं इनका काम क्या होता है, ओवरऑल काम क्या है इसका अपने पास में, गैमेट का फॉर्मेशन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, हमारे पास में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में, मैच्योरेशन में, स्टोरेज में, और ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी मोटिलिटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, उन सब में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन आते हैं, सबसे पहले डक्ट की अपन बात करते हैं। तो डक्ट ही तो जो होगी पहुंचाएगी, स्टोर करने का भी काम करेगी और मैच्योरेशन का भी काम करेगी। इनमें से जो कुछ डक्ट होती है अभी और अपन पढ़ेंगे, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस और वास डेफरेंस। अगर अपन ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो उसमें से क्या होता है, सिक्रीशन होता है किसका, सेमाइनल फ्लूइड या फिर सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल फ्लूइड या फिर सेमाइनल प्लाज्मा को निकालने के लिए, सिक्रीट करने के लिए हमारे पास में क्या होती है, मेल के अंदर 3 ग्लैंड होती है। कौन कौन सी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। अगर अपन ये बात करें कि इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी आता है तीसरे नंबर पे, जिसके अंदर सबसे पहला कौन आता है, स्क्रोटम आता है। स्क्रोटम जो होता है वो क्या करता है, टेस्टिस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो पेनिस जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर, जो कि कॉप्युलेशन में मदद करता है, यानी इनसेमिनेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन जो है इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वो आउटर तरफ से पढ़ेंगे। आउटर मतलब क्या होगा, पहले स्क्रोटम, फिर टेस्टिस, टेस्टिस के बाद में टेस्टिस से ही डक्ट निकलेगी, डक्ट, और डक्ट निकलने के बाद में ग्लैंड्स, और ग्लैंड के साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशन और एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर आज स्टार्ट करते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो स्क्रोटम की अगर अपन ये बात करते हैं तो स्क्रोटम जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये लोकेटेड रहता है, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में, कहां पे लोकेटेड रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। अब यहां पे क्या होता है कि इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब अपन ये बात करते हैं फीटस की, अपन ये बात करते हैं लाइफ के अंदर, फीटल लाइफ के अंदर क्या होता है, जब गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो इस ये जो स्क्रोटम जो होता है एब्डोमिनल कैविटी से एक कैनाल के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर अगर अपन ये बात करते हैं, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स एब्डोमिनल कैविटी वाया कैनाल। उस कैनाल का नाम क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। इस इंग्वाइनल कैनाल से कनेक्टेड होता है। इस इंग्वाइनल कैनाल से ही क्या होता है कि जो टेस्टिस जो होते हैं वो कहां पे डेवलप होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और वो ट्रांसफर कहां पे हो जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर, और किसके थ्रू होते हैं, इस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। तो हम ये बोलते हैं कि थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल से क्या होता है, डिसेंट ऑफ, डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कौन से मंथ के अंदर होता है, 7th मंथ
के अंदर होता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के 7th मंथ के अंदर क्या होता है कि डिसेंड डाउन हो जाता है टेस्टिस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए अगर अपन ये बात करते हैं कि जो कनेक्ट करने के लिए डक्ट होती है या फिर कैनाल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल, और इंग्वाइनल कैनाल के साथ साथ में ये किस क्या करवाता है, डिसेंड ऑफ टेस्टिस करवाता है। ठीक है, चलो अब अपन इसके अंदर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम की। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम, हाँ एक चीज और सीख लो इसके अंदर ये जो स्क्रोटम के अंदर, अब ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है क्यों, इसका पर्पस क्या है? अगर अपन इसके पर्पस की अगर अपन बात करते हैं तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, ठीक है, कम होता है। इस कम टेम्परेचर होने का फायदा यह है कि ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये जो फेवरेबल टेम्परेचर है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या चाहिए, अपने बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है, या फिर अपन बात करते हैं हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि क्या चीज रहती है? चलो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर स्क्रोटम के इसके अंदर स्ट्रक्चर के। तो इसको अच्छी तरीके से देखना कि स्क्रोटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है स्क्रोटम के स्ट्रक्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो ठीक है, तो देखो स्क्रोटम जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ ये जो कैनाल बनाई है यहां पे, इस कैनाल को अपन क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इस इंग्वाइनल कैनाल जो होती है किसको कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है, कनेक्ट एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटल कैविटी से क्या करती है, कनेक्ट करती है, ये स्क्रोटम और यहां पे कनेक्ट करती है। अब जब अपन इसको इंटरनली इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो स्क्रोटम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, बीच के अंदर हमारे को यहां पे, ठीक है, यहां पे ऐसे एक सेपरेशन दिखाई देता है, ठीक है। इस सेपरेशन को अपन ये बोलते हैं कि अगर इसको इनर साइड से देखा जाएगा तो ये इंटरनली जो होता है इसको अपन बोलते हैं रेफे। क्या बोलते हैं इसको अपन, रेफे बोलते हैं, इनर साइड में। अब यहां पे इस पूरे के पूरे स्क्रोटम के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग जो होती है, ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्किन, ठीक है, स्किन होती है। अब अगर आप देखा जाए तो स्क्रोटम के अंदर 2 कंपार्टमेंट बन गए, एक ये कंपार्टमेंट बन गया और एक ये कंपार्टमेंट बन गया। तो इसके अंदर होता यह है कि जो इसके अंदर सबसे स्किन के बाद में एक स्क्रोटम की कैविटी के अंदर यहां पे एक लेयर होती है, ठीक है, ये एक मसल की लेयर होती है। इस मसल की लेयर को अपन बोलते हैं डार्टोस मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, डार्टोस मसल। सवाल जो है इस डार्टोस मसल से बहुत बार पूछा जाता है, डार्टोस मसल है। अब ध्यान ये रखना है कि ये डार्टोस मसल जो है वो एक तरीके की स्मूथ मसल है। कौन सी मसल है, स्मूथ मसल, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये क्या है, एक स्मूथ मसल है। इसका काम क्या होता है,
अगर इसके अपन काम की अगर अपन बात करें तो इसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है। ये काम क्या करती है? टेम्परेचर रेगुलेशन का। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। आगे अपन एक और मसल पढ़ेंगे, उसका काम भी क्या होता है? सेम काम होता है। देन इसके बाद में हमारे को एक अंदर की तरफ एक और लेयर दिखाई देती है, जो लेयर क्या होती है? इस इंग्वाइनल कैनाल से स्टार्ट होती है। ये यहां से आएगी और इस तरीके से क्या करती है? इस डार्टोस मसल के ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट होती है या फिर इसको कवर करती है और ऐसे ये पूरा यहां तक जाती है। इस मसल की लेयर को अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक फेशिया बोलते हैं, स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गई, स्पर्मेटिक फेशिया। देन इसके बाद में एक और यहां पे परत होती है जो कि यहीं से स्टार्ट होती है। इस मसल की या फिर इस लेयर को अपन बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल बोलते हैं या फिर क्रेमेस्टर मसल बोलते हैं। ये कुछ ये इस तरीके से होता है। इस मसल को अपन बोलते हैं क्रेमेस्टर मसल बोलते हैं। अब ये देखो, क्रेमेस्टर जो मसल है ये कौन सी मसल थी? स्मूथ मसल। ये जो मसल होती है ये क्या होती है? एक स्केलेटल मसल की मॉडिफिकेशन होता है या फिर एक तरीके की स्केलेटल मसल है। अब ये जो स्केलेटल मसल जो होती है इसका काम भी क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन का। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर बेसिक आपके लेवल तक की अगर अपन बात करें कि जो स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का जो काम हो रहा है, यानी टेम्परेचर को अपन जो चेंज कर पा रहे हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, वो कौन सी दो मसल क्या करती है? हेल्प करती है। तो पहली कौन सी होगी? क्रीमेस्टर मसल, और दूसरी कौन सी होगी? डार्टोस मसल। आगे अपन बात करेंगे कि पर्टिकुलरली कौन सी लेयर जो होती है किस तरीके से काम करती है। इसका अगर ऑप्शन अलग अलग दे रखा हो तो अपन ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसके अंदर की तरफ एक और लेयर होती है यहां पे। ठीक है, यहां पे ऐसे ये ऐसे एक और लेयर, ये जो लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक फेशिया। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिक फेशिया। अब यहां पे दो स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है, तो इस वाली को तो अपन क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल। इसको अपन क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल। और इसको अपन क्या बोल देंगे? इंटरनल। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? ठीक है, तो कितनी स्पर्मेटिक फेशिया होती है? दो। एक होगी एक्सटर्नल और एक होगी इंटरनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दो मसल की लेयर है जो कि हेल्प करती है यहां पे। अब टेस्टिस जो होते हैं, अगर अपन ये बात करें, ये टेस्टिस यहां पे ऐसे लोकेटेड है, ये टेस्टिस। ठीक है, ये है टेस्टिस। अब ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे भी होता है, लेकिन अपन ने एक साइड का बनाया ताकि अपन इसको समझ पाए कि क्या चीज, और भी कुछ चीजें होगी जो अपन लिख लेंगे। अभी टेस्टिस जो होते हैं ये क्या होते हैं कि यहां पे अटैच होते हैं। अगर अपन ये बात करें यहां पे ऐसे, इसकी जो ये अपन ये बोलते हैं कि इसकी जो ये बेस जो होता है इससे कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पे ये बेस से जो कनेक्टेड होते हैं एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं गबरनेकुलम बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, मिजोरकियम भी अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, जो ये कॉर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को बिल्कुल स्क्रोटम की जो बेस है उससे साथ में कनेक्ट करके रखा हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गबरनेकुलम या फिर मिजोरकियम। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब देखो यहां पे क्या होता है कि अगर अपन ये बात करते हैं, यहां पे ऑब्जर्व करो, ये इंग्वाइनल कैनाल है ये वाली। ठीक है, इस इंग्वाइनल कैनाल की अगर अपन ये बात करते हैं तो यहां पे एक हमारे को ऐसे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। कॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा एक रबड़ होता है ना, मोटा रबड़, ठीक है ना, जो फ्लेक्सिबल भी होता है, और ऐसे अपन ये बात करते हैं बहुत सारे रबड़ को आप क्या करो ऐसे टेप से बांध दो तो एक कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, मैटिक कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन? स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्पर्मेटिक कोड से क्या होता है? बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं वो टेस्टिस के अंदर जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी अगर अपन ये बात करें कि इस टेस्टिस से अगर अपन देखा जाए, यहां से एक डक्ट बाहर निकलती है जो कि स्पर्म को लेकर के जा रही है ऐसे। इस डक्ट का नाम क्या होगा? वास
डिफरेंस, ठीक है, वास्ट डिफरेंस। अब इस साइड में मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे कुछ कंटेंट जो बाहर से भी आएगा, जैसे कि अगर अपन बात करें ब्लड सप्लाई को लेकर के आने वाली आर्टरी होगी यहाँ पे, तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो गोनेड्स को ब्लड सप्लाई जो देती है उसको अपन बोलते हैं गोनेडल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, गोनेडल आर्टरी। अब यहां पे वेन भी होगी अगर अपन ये बात करें तो, ये जैसे मान लो कि यहां पे एक वेन भी है, तो इस वेन को अपन क्या बोलेंगे, गोनेडल वेन बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कौन कौन सी होगी। अब नर्व सप्लाई भी होगी यहां पे, तो नर्व सप्लाई की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे अगर अपन ये बात करें, ये नर्व है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जो अपन नर्व बोलेंगे इसको। और नर्व के साथ साथ में यहां पे क्या होगा, इस तरीके से अपन ये बात कर रहे हैं, यहां पे लिम्फेटिक वेसिकल भी जाएगी, तो इसको अपन बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स होती है। तो अगर देखा जाए तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है उससे क्या क्या चीजें अंदर की तरफ आती है और बाहर निकलती है। सबसे पहला वास डेफरेंस, गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन, नर्व हो गया, और अगर अपन बात करते हैं लिम्फेटिक वेसिकल, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो कहां पे जाता है, टेस्टिस के पास में, टेस्टिस यहाँ पे अटैच होता है। अब जब अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे ये पूरी की पूरी सराउंडिंग में जैसे 3 डिग्री में, यानी आप देखोगे कवर करके रखी हुई है, तो यहाँ पे एक बीच में सेपरेशन बन जाता है, ठीक है। इस सेपरेशन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये सेपरेशन बनेगा इसकी वजह से इसको अपन बोलेंगे सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको अपन, सेप्टम, जो कि एक्सटर्नली दिखाई देता है। कि जब जो अपन ये बात करते हैं स्क्रोटम के अंदर बाहर की तरफ अगर अपन एक्सटर्नली देखे जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे सेप्टम, और इंटरनली जो डिवीजन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, कि इस तरीके से क्या होता है, ये अपने स्क्रोटम का स्ट्रक्चर होता है। इसको देख लो, चलो देखो, तो अब हम ये सीखते हैं कि इसके अंदर ये डार्टोस मसल और ये जो क्रीमेस्टर मसल ये किस तरीके से काम करती है, तो उसको अपन बात करते हैं। तो देखो, आपको मैं ये सिखाता हूं टेम्परेचर रेगुलेशन होता कैसे, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो देखो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमारे पास में क्या है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, कि जैसे आप आगे जाओगे तो एक चीज पढ़ोगे, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस भी पढ़ोगे। पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होता है जो वेन्स का क्या होता है, ऐसे जाल होता है, तो वो भी पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर आपके क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल लिखी गई है, मतलब अपन जब ये बात करते हैं ओवरऑल तो उसको मैं आपको सिखा देता हूं। तो अगर अपन ये बात करें इसके अंदर कि 2 मसल्स होती हैं यहाँ पे, अगर इसकी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे मसल्स काम आती, ठीक है। तो एक जो मसल है उसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास में, अगर इसकी अपन बात करें, एक जो मसल है जिसको अपन बोलेंगे डार्टोस मसल बोलते हैं, ठीक है, डार्टोस मसल है। दूसरी जो मसल है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रीमेस्टर मसल बोलते हैं, ठीक है। एक डार्टोस मसल और एक हो गया हमारे पास में क्रीमेस्टर मसल। अब डार्टोस मसल जो होती है वो किससे बनी हुई है, आप ये बताओ मेरे को, डार्टोस मसल स्मूथ मसल या फिर स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। तो ये जो है एक स्मूथ मसल है, ठीक है, और ये क्या किससे बन रखी है, स्केलेटल मसल। अब एक चीज इस डायग्राम के अंदर नोटिस करो, नोटिस ये करना है कि डार्टोस मसल किसकी लेयर है, स्क्रोटम की लेयर है। यानी ये क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक जो अपने पास में स्क्रोटम का जो कंपार्टमेंट बन रखा है उसकी लेयर है, ठीक है। और जो क्रीमेस्टर मसल है वो पूरे के पूरे स्क्रोटम यानी इंग्वाइनल कैनाल से लेकर किसको। अब जब क्या होता है कि जैसे कि अगर अपन बात करते हैं तो आप एक चीज नोटिस करो, डार्टोस मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहां पे ये जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक, रिंकल्स आ जाएंगे। तो पहले सरफेस एरिया ज्यादा था, बाद में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। और सरफेस एरिया कम होने की वजह से अपन ये बोलेंगे जो हीट लॉस है, यानी जो अपन ये बोलते हैं हीट जो बाहर निकल रही है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर अपन ये बात करें कि जो ठंड के समय के अंदर, अगर अपन ये बात करें कोल्डर समय पे क्या होता है, बॉडी आउटर टेम्परेचर क्या हो जाता है आपके, बहुत लो हो जाता है।
तो टेस्टिस को उसका फेवरेबल टेम्परेचर देने के लिए उसको क्या रखना पड़ता है, बॉडी के पास में रखना पड़ता है। कि अगर मान लो कि आपको सरफेस एरिया को कम करना है तो कौन काम करेगा, डार्टोस मसल। और अगर इस टेस्टिस को एलिवेट करना है, एलिवेट का मतलब समझते हो कि अगर क्रीमेस्टर मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये टेस्टिस ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे। किस तरफ पे जा रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, या फिर अपन ये बोलते हैं कि ग्रोइन रीजन भी अपन बोलते हैं उसको। इतनी बात समझ में, तो उसी को ही आपको मैं सिखा रहा हूं यहां पे कि अगर मान लो कि इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ठीक है, अगर अपन ये बात करते हैं कि अपन सिंपल सी बात करते हैं, कॉमन चीज अपन बात करते हैं कि जो टेम्परेचर जो है वो क्या है आपके लो है। लो का मतलब समझ गए, यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन, यहां पे अपन लो का मतलब ये बात कर रहे हैं कि यहां पे कोल्ड वेदर की अगर अपन बात करते हैं, टेम्परेचर लो है तो कोल्ड वेदर के चक्कर में या फिर कोल्ड वेदर की वजह से होगा ये कि दोनों के दोनों मसल के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो डार्टोस मसल भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और जो क्रीमेस्टर मसल है वो भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, दोनों मसल ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने आपको ये सिखाया डार्टोस मसल क्या है, स्किन के जस्ट की तरफ बाहर, इसके कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से होगा ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्किन जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये बोलते हैं रिंकल ऑन स्किन, स्किन के ऊपर रिंकल आ गए। तो कुल मिलाकर के इस रिंकल ऑन स्किन का मतलब यहां पे हम समझ क्या रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि यहां पे ये रिंकल आने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से हुआ क्या, यहां पे जो हीट लॉस हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हीट लॉस कम। तो हमने क्या करा, इसको हीट लॉस से बचा लिया। पहली तो क्या काम करना है, इसको हीट लॉस से बचाना। दूसरा काम की अगर अपन बात करते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, क्रीमेस्टर मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये टेस्टिस को क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, ठीक है। टेस्टिस एलिवेट हो जाएगा, किसके तरफ होगा, टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी या फिर ग्रोइन रीजन। तो हम ये बात करेंगे टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी और ग्रोइन रीजन, ठीक है। और जैसे ही टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी की अगर अपन बात करते हैं तो शरीर के कोर टेम्परेचर की तरफ क्या चला गया, अपने पास चला गया। तो हमारी बॉडी के अंदर एक कोर टेम्परेचर होता है, एक सरफेस टेम्परेचर होता है। तो सरफेस टेम्परेचर को देखोगे तो ये चेंज होता रहता है, और कोर टेम्परेचर अपना अपन ये चाहते हैं कि 35 से लेकर के 37 डिग्री के आसपास में रहे। और टेस्टिस को क्या चाहिए, उसके अंदर वही चाहिए। तो बिल्कुल कोर टेम्परेचर के पास में भी नहीं गया और बिल्कुल उसके दूर भी नहीं गया, बीच में है, तो जिसकी वजह से उसका जो 2 से 2.5 डिग्री का डिफरेंस है वो बना हुआ रहेगा। तो ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो कोल्डर रीजन जो था, कोल्ड टेम्परेचर जो था, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल चला जाएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलेंगे, फेवरेबल टेम्परेचर बोल देंगे, फेवरेबल टेम्परेचर के पास में आ जाएगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको कि फेवरेबल टेम्परेचर के पास में कैसे जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछे, ठीक है, टेस्टिस को एलिवेट कराने के लिए डार्टोस मसल भी काम आ सकती है जब वो रिंकल बनेंगे। कुल मिलाकर के देखो क्या है कि, और दूसरी चीज ये है कि क्रीमेस्टर मसल का काम क्या है कि आपके एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लेके जाना, कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को नॉर्मल करने का भी नहीं होता, इसका एक एडवांटेज भी होता है कि ये जो क्रीमेस्टर मसल है ये क्या करती है, यहां पे प्रोटेक्शन की तरह भी काम करती है। यानी प्रोटेक्टिव मतलब क्या करती है, इसका जो फंक्शन होता है अगर अपन ये बात करें, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लो कि जब क्रीमेस्टर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो टेस्टिस किस किस डायरेक्शन में चले गए, किसकी तरफ चले गए, बॉडी की तरफ। तो बॉडी की तरफ जाने का फायदा यह है कि जब कोई भी मेल कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, यानी मान लो रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, जंपिंग करता है, तो उस समय पे अपन ये बात कर सकते हैं इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, फ्रिक्शन होने के चांसेस। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस हो जाए और टेस्टिस जो है वो जितना बॉडी के क्लोजर रहेंगे तो अगर अपन ये बात करते हैं इंजरी होने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया इसका। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन किस तरीके से करता है, ये एलिवेट कर दिया इसने टेस्टिस को
हम ये बात कर रहे हैं यहां पे, इसने क्या करा, एलिवेट टेस्टिस टूवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ क्या कर दिया उसने, एलिवेट कर दिया। किस समय पे, ड्यूरिंग रनिंग, जब कोई भी रनिंग करता है, या फिर अपन बात कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के समय पे। दूसरा हम ये बात कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे, जब सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर इंसेमिनेशन के समय पे भी क्या किया जाता है कि टेस्टिस को एलिवेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के समय पे, तो जिसकी वजह से होता क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो हम ये जो कर रहे हैं, या फिर क्रीमेस्टर मसल यहाँ पे जो ये फंक्शन कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है कि फ्रिक्शन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। आपको सारी कहानी समझ में आएगी। तो अगर आपसे ये पूछे ज्यादातर क्रीमेस्टर मसल का काम क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, थर्मो रेगुलेशन का काम है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन मेन फंक्शन डार्टोस मसल का काम क्या है, थर्मो रेगुलेशन। अगर सवाल में अगर मान लो कि आपको मसल का नाम दोनों साथ में दिया जाए, मसल का दोनों नाम साथ में दिया तो दोनों को टिक करना। और अगर मान लो कि आपको अलग अलग दे दे, डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल, और ये पूछा जाए कि थर्मो रेगुलेशन के अंदर कौन हेल्प करता है, तो किसको टिक करोगे, डार्टोस मसल को। इतनी बात पल्ले पड़ी आपको। तो ये जो चीज होती है ये आपके स्क्रोटम से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसको भी देख लो, ठीक है। तो ये जो है स्क्रोटम की अपन ने बात कर ली, क्यों करता है, कैसे करता है, टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होगा, और प्रोटेक्टिव कवरिंग किस तरीके से चलेगी। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, वो है टेस्टिस, ठीक है। हेडिंग लगाओ इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, सही नहीं कलर, छोड़ इसको ऐसे ही कर देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर। तो हम यहाँ पे जो अभी सीखेंगे वो किसकी स्ट्रक्चर सीखेंगे, टेस्टिस के, वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम बनाता हूं, तो साथ साथ में बनाते भी रहना। तो देखो, टेस्टिस के अंदर जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब ये ट्यूनिका वेजाइनलिस में दो लेयर होती है, ये जो है इसको अपन बोलते हैं पेराइटल, और ये वाली जो लेयर है इसको अपन क्या बोलेंगे, विसरल। इस पेराइटल और विसरल लेयर के बीच के अंदर यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक फ्लूइड होता है, या फिर अपन ये बात कर सकते हैं बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर इंफेक्शन होने की वजह से इस फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, या फिर स्पेस है, ठीक है। यहां पे एक स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। और इस स्पेस के अंदर कभी कभार हम ये बोलते हैं कि इन्फेक्शन होने की वजह से, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इस इन्फेक्शन की वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसील बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। तो जो अपन ये बात करते हैं कि टेस्टिस के अराउंड क्या हो जाता है कि वाटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हाइड्रोसील नाम से क्या हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोसील, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अमाउंट जो होता है, यहाँ पे एक तरीके से अपन ये फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्पेस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, अगर अपन ये बात करते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इस हाइड्रोसील के अंदर क्या होता है कि ये जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है,
इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस लेयर की थोड़ी बहुत और बात करते हैं, अपन समझते भी जाते हैं और ये भी बात करते जाते हैं। अब इस लेयर को जब देखोगे तो क्या ये लेयर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। पीछे की तरफ से आप देखोगे ये इसका एंटीरियर हिस्सा, ये इसका पोस्टीरियर हिस्सा। तो एंटीरियर साइड पे क्या होती है कंप्लीट और पोस्टीरियर साइड पे क्या होती है इनकम्प्लीट। तो हम ये बोलते हैं कि ये लेयर जो होती है वो कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। कहां से? पोस्टीरियरली, यानी पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके की लेयर होती है। इसके बाद में जो लेयर आती है इसके अंदर, ठीक है, ये जो लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है ये बनी हुई होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। क्या इतनी बात समझ में? अब ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है कि ये जो कंप्लीट लेयर होती है बीच में क्या करती है, ऐसे एक सेपरेशन बना देती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने क्या करा, बीच के अंदर क्या कर दिया, यहां पे एक सेप्टम बना दिया, एक इसको लेयर बना दी बीच में। इस पार्ट को अपन बोलते हैं मीडियस्टीनम टेस्टिस बोलते हैं। ये मीडियस्टीनम टेस्टिस बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मीडियस्टीनम टेस्टिस किसने बनाया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने, जो खुद किससे बन रखी है? डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बन रखी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया और क्या करता है कि जैसे ये एक तरीके की अपन ये बात करें कि ये जो लेयर है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट लेयर है। ये एक कंप्लीट लेयर है। तीसरी जो लेयर आती है इसके अंदर उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब ये जो लेयर है, अगर अपन ये बात करते हैं कि ट्यूनिका वेस्कुलसा, उससे पहले एक और चीज भी देखो यहां पे, यही जो लेयर क्या करती है अंदर की तरफ क्या करती है, ऐसे इनवेजिनेट करती है और यहां पे इस पूरे के पूरे टेस्टिस के अंदर क्या बना देती है, ऐसे कंपार्टमेंट बना देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो किसने इन्वेजिनेट करा? इन्वेजिनेट करा ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने, और इसने क्या बना दिया? कंपार्टमेंट बना दिया। इस एक कंपार्टमेंट को अपन बोलते हैं टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आपके नीट का क्वेश्चन, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट वाला। ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अगर नंबर की अपन बात करें तो इसका जो नंबर होता है एक टेस्टिस के अंदर वो होता है 250 से लेकर के 300। ठीक है भाई, कितना होता है? 250 से लेकर के 300 कंपार्टमेंट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन कंपार्टमेंट के अंदर, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर की तरफ क्या होता है, ऐसे अगर अपन ये बात करें यहां पे इस जगह पे ऐसे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बात समझ में आ गई? ये ऐसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गए। इन हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल को अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसकी जो संख्या होती है 1 से लेकर के 3। ठीक है ना, ये भी आपके नीट का क्वेश्चन है। कितना होता है? 1 से लेकर के 3। अब सवाल ये पूछा जाता है कि एक टेस्टिस के अंदर मैक्सिमम कितने टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं? एक टेस्टिस के अंदर कितने मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट का कितना है?
300। एक कंपार्टमेंट में कितने होते हैं? 3। तो 300 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 900। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर 250 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 750, 750। और मिनिमम से मिनिमम कितने हो सकते हैं? 250 से लेकर के 750 या 900 तक भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में? कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी, ऑप्शन के हिसाब से वहां पे देख लेना कि क्या ऑप्शन बने। तो ये जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं एक तरीके से बहुत हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको भी साथ साथ में बनाते जाओ। ठीक है, ये जो लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर अपने पास में, इसके अंदर लिख लेना हाईली कॉइल्ड होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। चलो अब आगे देखो। अब यहां पे ये जो अपने पास में कंपार्टमेंट है, इसके अंदर की तरफ भी क्या होती है? एक ऐसे लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो तीसरी लेयर है जो इस पूरे के पूरे अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इस लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा बोलते हैं। तो यहां लिख देता हूं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है भाई, कौन सी लेयर होती है ये? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा होती है। तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी? ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर कौन सी होगी? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट किसने बनाए थे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। और टेस्टिकुलर ये जो कंपार्टमेंट जो होते हैं, ये लोब्यूल्स जो होते हैं, इनकी जो अंदर की तरफ जो कवरिंग होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ, इसको कवर करके जो रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, अब देखो जहां पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की खास बात यह है कि इनके अंदर क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। यहां पे क्या होता है अगर अपन ये बात करें? स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन तो यहां पे हो गया, लेकिन इन स्पर्म को बाहर भी तो भेजना पड़ेगा अपने को। तो यहां पे अगर अपन देखा जाए तो यहां पे इसको बाहर निकालने के लिए यहां पे छोटी छोटी सी ऐसे डक्ट्स होती है, ऐसे छोटी छोटी सी डक्ट होती है। ये ऐसे डक्ट, ये छोटी छोटी डक्ट जो होती है इसका नाम होता है ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको अपन? ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई को अपन स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका जो नंबर होता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल का, वो 15 से लेकर के 20 के आसपास में हो सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो अपने पास में ट्यूबुलर रेक्टाई जो होती है, इसका नंबर कितना होता है अपने पास में? 15 से लेकर के 20। अब ये ट्यूबुलर रेक्टाई आगे जाकर के एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पे ऐसे एक जाल बन जाता है, नेटवर्क जो होता है उसका ऐसे पूरा मैश बन जाता है, जिसमें ये सारी की सारी ट्यूबुलर रेक्टाई जाकर के ऐसे अटैच हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? रेटे टेस्टिस बोलते हैं। क्या भाई इतनी बात समझ में आ गई? रेटे टेस्टिस क्या चीज होता है? इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि रेटे टेस्टिस क्या चीज होता है। अच्छा एक मिनट, इसका नंबर ये मतलब ना, ये 15 से 20 ये नहीं होती, वासा फ्रेंच होती है। ठीक है, तो ये रेटे टेस्टिस। अब इस रेटे टेस्टिस से क्या होता है? ऐसे
15 से 20 ऐसे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको अपन? वासा इफ्रेंशिया। इसका नंबर होता है 15 से 20, उसका नहीं होता। 15 से 20 ये इसका नंबर होता है। अब ये वासा इफ्रेंशिया जो होती है इन्हीं स्पर्म को लेकर के जाती है बाहर की तरफ। ठीक है, यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। अब इस एपिडिडाइमिस की अगर अपन ये बात करें तो ये एपिडिडाइमिस की अगर अपन बात करते हैं ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ठीक है, इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, बॉडी और टेल। ये जो पार्ट है, जैसे कि इतना इतना जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं हेड। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं बॉडी। और ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं टेल बोलते हैं। ठीक है, हेड, बॉडी और टेल। तो ये हेड वाला जो पार्ट होता है इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ग्लोब्यूलस मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? ग्लोब्यूलस इसको अपन बोलते हैं मेजर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, इसका नाम क्या हो जाता है? ग्लोबस, या फिर ग्लोबस भी अपन बोल सकते हैं इसको, ग्लोबस मेजर। ग्लोबस मेजर बोलते हैं। तो हेड को अपन ने क्या बोला? ग्लोबस मेजर बोला। अब इस हेड का एक और नाम भी होता है यहां पे, इसको अपन बोलते हैं कॉपेट एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं, ये जो हेड वाला जो पार्ट होता है इधर लिख देता हूं, कैपट एपिडिडाइमिस। ठीक है, बॉडी जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ठीक है, और जो टेल जो होती है उसको अपन बोलते हैं अपने कॉडा। कॉडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो कितनी लेयर होगी इसके अंदर? 3 पार्ट हो गए। एक हो गया इसका हेड, एक हो गया इसकी बॉडी, और एक क्या हो गया? टेल। तो हेड वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं, या फिर कॉपेट एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, जिसको कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, जैसे टेल वाला जो पार्ट है, इसको अपन ये ग्लोबस माइनर भी अपन बोलते हैं। ग्लोबस माइनर। ठीक है भाई, ग्लोबस माइनर। अब ये टेल वाले रीजन से एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को अपन बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी कि इसको अपन क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस बोलते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से करी अपन ने? स्टार्टिंग करी लेयर से। लेयर के बाद में स्पर्म कहां पे बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलती है ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई से निकलता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से आगे जाकर के बनता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया आगे जाकर के कनेक्ट होती है किसमें? एपिडिडाइमिस के अंदर। और एपिडिडाइमिस बाहर चली जाती है किससे? वास डेफरेंस से। तो ये जो एपिडिडाइमिस है, यहां पे क्या होता है? ऐसे जाल होता है, ऐसे डक्ट का इस तरीके से जाल होता है, और इसकी कॉइलिंग जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है यहाँ पे, अगर अपन ये बात करें। ये इस तरीके से रहता है। इतनी बात समझ पा रहे होगे? अब जहां पे स्पर्म सबसे ज्यादा रहेगा वहीं पे ही क्या होगा? इसका मैच्योरेशन।
तो एपिडिडाइमिस वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर क्या होता है, अगर अपन ये बात करें, यहां पे मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। अगर अपन इस ओवरऑल इसकी पार्ट करें तो यहां पे जो एपिडिडाइमिस है वहां पे क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसको देख लो। अब देखो इसके अंदर हमने क्या बोला कि एपिडिडाइमिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो हम ये भी एक कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फंक्शनल मैच्योरेशन किसके अंदर होता है, यानी स्पर्म को फंक्शनली एक्टिवेट करने का, ये फंक्शनल बनाने का काम कौन करेगा, एपिडिडाइमिस। तो इस एपिडिडाइमिस की अगर अपन बात करें तो देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, ठीक है ना। इसकी लेंथ जो होती है करीब करीब 6 मीटर के आसपास में होती है। अब 6 मीटर समझते हो कितना होता है, 6 मीटर बहुत बड़ी चीज होती है। 6 मीटर का मतलब आप ये समझ लो कि 1 मीटर होता है 3-3.5 फुट का, ठीक है ना। और 6 मीटर का मतलब कितना हो गया, 18 फुट के आसपास में। 18 फुट देख लो, इतनी सी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। अब मान लो स्पर्म ऐसे घूमता 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 आएगा तो मैच्योर होकर के आएगा, ठीक है ना। आपने इतनी उम्र गुजारी है तो आपने लात घुसे तो खाए ही होंगे, ठीक है ना, तभी अपन क्या होता है, मैच्योरेशन। तो वैसे ही क्या होता है कि स्पर्म को भी ठोक मार पीट करके क्या हो जाता है, यहाँ पे सुधारा जाता है। अब सुधारने का मतलब है क्या चीज, फंक्शनल मैच्योरेशन तो होता ही है, साथ साथ में अब आगे अपन इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से एपिडिडाइमिस काम करता है, ठीक है। तो अगर अपन एपिडिडाइमिस के थोड़े बहुत फंक्शन की अगर अपन बात करें जो यही काम आ जाएंगे, आगे जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अपन इसके अंदर करेंगे। तो पहला इसका फंक्शन होता है, इसका क्या काम होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है भाई। पहला फंक्शन क्या हो गया, फंक्शनल मैच्योरेशन। दूसरा इसका काम होता है डीकैपेसिटेशन, ठीक है। अब ये डीकैपेसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि स्पर्म को एक्टिवेट किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कुल मिलाकर एक सिंपल टर्म में बोले तो ऐसे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डीकैपेसिटेशन का मतलब क्या हो गया, उसको रोका जाता है। तो स्पर्म है बेचारा इतना सा स्ट्रक्चर, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया है। अब अगर मान लो कि सारी की सारी एनर्जी अगर टेस्टिस के अंदर ही खर्च कर देगा तो वहां जाकर के क्या काम करेगा, फर्टिलाइजेशन तो नहीं कर पाएगा। उस भाई साहब को क्या है कि ये बहुत ज्यादा क्या है, एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर जैसे ही स्पर्म बोलते हैं कि ऐसे नींद से जागता है बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऐसे वाइग्रस मूवमेंट होती है, इसकी टेल बहुत जल्दी मूवमेंट करती है और छोटा स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं और जल्दी क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी खर्च भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि खुद तो सेल्फ रेप्लिकेट कर नहीं सकता। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर डीकैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी इनिबिटरी प्रोटीन्स को क्या किया जाता है, कुछ इसके अंदर इनिबिटरी प्रोटीन्स लगा दी जाती है, ठीक है ना। तो डिपोजिशन हम ये बात करते हैं, इसके अंदर करते क्या है, हम ये बात करते हैं इसके अंदर होता है डिपोजिशन ऑफ इनिबिटरी प्रोटीन, ठीक है। तो इनिबिटरी प्रोटीन लगाने की वजह से होता यह है कि इसकी मोटिलिटी जो होती है या फिर इसकी जो एनर्जी खर्च करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब किस तरीके से होता है कि यहां पे क्या होता है कि जो अपन अगर अपन ये बात करते हैं कि स्पर्म के जो बॉडी जो होती है, स्पर्म का जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हेड, मिडल पीस और टेल। तो इसके जो इसके स्ट्रक्चर जो होता है उसके पास में एक चैनल होता है, जब आप आगे जाके पढ़ोगे इसको अपन बोलते हैं कैट्सपर्ड चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। कैट्सपर्ड चैनल होता है जो कि कैल्शियम आयन का क्या करवाता है, इन्फ्लक्स कराता है और बहुत तेजी से मोटिलिटी करवाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इनिबिटरी प्रोटीन लगा करके उसके अंदर, या फिर जब एपिडाइमिस क्या करते हैं, इनिबिटरी प्रोटीन लगाता है जिससे कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या हो जाता है, बंद। कैल्शियम नहीं होगा तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसके मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनिबिटरी प्रोटीन लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसको भी लिख लो साथ में, ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन होता है इसका टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। कुछ समय के लिए स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है,
कैसा स्ट्रक्चर है, 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर। और ये चीज बस ध्यान रखना है कि इनहिबिटरी प्रोटीन का मतलब क्या है, यहाँ पे कैल्शियम का जो चैनल होता है जिसको अपन बोलते हैं कैट्सपर्ट चैनल, जो कि इन्फ्लक्स कराता है, यानी कैल्शियम आयन को अंदर एंट्री करवाता है। कैल्शियम आयन को एंट्री करवाने के बाद में क्या होता है, उसकी मोटिलिटी। अब इसको इनहिबिटरी तो कर दिया, लेकिन वापस इसको करेंगे क्या, कि जैसे ही स्पर्म क्या करता है, जो अपन बोलते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव करता है, तो वहां पे वेजाइनल फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो ये क्या, वो जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, इसके इनहिबिटरी प्रोटीन को रिमूव कर देता है। तो जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में करता है, वहां पे रिमूव हुआ, कैल्शियम आयन अंदर जाएगा और रेस क्या हो जाएगी चालू। तो जैसे आपने 3 इडियट वाली पिक्चर देखी है, उसमें बोलते हैं ना कि भाई इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, फर्टिलाइज तो एक ही करता है। सब के सब जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कैट्सपर्ट चैनल रिमूव होते हैं, लगभग अपन ये बात करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज क्या करता है, एक ही करता है, ठीक है ना। तो वो चीज जो होती है उसको कंजर्व रखने के लिए यहां पे किया जाता है। तो यानी अगर अपन ये बात करें कि फर्टिलाइजेशन एक तरीके से आप देख लो कि कितना बहुत टेक्टिकल या फिर अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इवेंट है, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स निकलती है किसी एक सेल को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ स्पर्म निकल रहे हैं किसी एक सेल को फर्टिलाइज करने के लिए। तो वो सब जो चीजें होती है, इसलिए मेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है स्पर्म का ज्यादा होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, बहुत कम है, ठीक है। और अगर फीमेल की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे एक जो अपन ये बात करते हैं, एक ओवरी से एक ही ओवम निकलता है, कभी कभार दो भी निकल जाते हैं, और साइमल्टेनियसली कभी दो ओवरी से दो भी निकल जाते हैं। नहीं तो कभी कभार ऐसा भी होता है, एक ओवरी से एक ओवम निकला, फिर अगले ही मंथ के अंदर दूसरी ओवरी से दोनों। तो अगर मान लो कि ऐसा भी हो सकता था कि अगर मान लो कि एक ही ओवरी से ओवम निकलते रहते, तो दूसरी वाली बोलती भाई अपना काम खत्म, हमको दो छुट्टी, हम रिटायर हो रहे हैं यहां से। ऐसा तो नहीं करते, लेकिन रिटायरमेंट की एक एज होती है, तो वो क्या होता है, तो एक अपन ये बोलते हैं कि जो देखा गया है कि एक ओवम जो होता है एक ओवरी से और दूसरा ओवम दूसरी ओवरी से होता है। तो ये जो चीजें होती है ये क्या होती है अपने इसकी, अगर अपन ये बात करते हैं कि इसके अंदर देखी जाती है, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो बाकी अपन करते हैं इसके अंदर अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन बात करें।